स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए निकला है, उसके हम लोग विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले यानी कि आंसर जानने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर सेट 1 सब्जेक्टिव आंसर को हम लोग देखने वाले हैं सेट 1 के। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है कि सेट 1 में विज्ञान के एक कुल आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आंसर दिखाते हैं क्या है। चलिए क्योंकि बहुत ही कम समय है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित करने बोला है। तो एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है, सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसके स्थान पर ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे जैडन है, यहाँ पर CuSO पर एक यौगिक है जिसके यहाँ पर जैडन क्या कर रहा है, उसके यौगिक से उसके तत्व को हटाकर खुद इसके स्थान पर आ रहा है। तो ये क्या जैडन, देखिए जैडन SO पर बन गया ना, उसके क्या किया, विस्थापन कर दिया, और यहाँ पर CO को इससे SO4 से क्या कर दिया, निकाल दिया। यानी कि उससे जो साथी था उसको क्या कर दे, उसको क्या कर दिया, भिन्न कर दिया ना, अलग कर दिया। यानी कि इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक से क्या करते हैं, एक उसको विस्थापन करके खुद इसके स्थान ले लेता है, उसका क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। ठीक है, 4 नंबर का कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि उसमें H+ आयन प्रदान नहीं करता। देखिए आश्रित जो जल होता है उसमें विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं प्रदान करता है, जिसके कारण से वह आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन आश्रित जल, इसीलिए आश्रित जल क्या होता है, आश्रित जो जल होता है वह उदासीन होता है, जबकि वर्षा जल क्या होता है, वह दुर्बल अम्लीय होता है। क्या होता है, उसमें H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण से वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। आप सब लिखा है कि विद्युत का चालक होता है, यानी कि इसमें जिसमें H+ आयन, मतलब आश्रित जल में H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण से वो विद्युत का क्या होता है, चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है क्योंकि उसमें H+ आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो पहला तो यह कि हमारे आमाशय में क्या होता है, यह अक्रियशील एंजाइम का अम्लीय प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा नंबर, यह भोजन को विद्यमान सूक्ष्मजीवों को मार देता है। जो हम लोग जो खाते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जिसको क्या करते हैं, जो अम्ल होता है वह उसको नष्ट कर दिया। यह भोजन को नरम करता है। ठीक है, 3 ही लिखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर नहीं है ना, इसीलिए पॉइंट लिखे हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर के केवल एक भाग में मेरुज्जु प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जो हमारे मेरुज्जु है सिर्फ प्रतिवर्ती क्रिया में वही भाग सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि उसमें कुछ हलचल होते हैं। जबकि टहलने में मस्तिष्क और पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी कि टहलने में क्या है, एक सोचिए समझिए, हम लोग करते हैं टहलना क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो पूरा मस्तिष्क शरीर पूरा एक स्थान से दूसरी जगह जाता है। लेकिन सिर्फ जो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, सिर्फ मेरुज्जु ही हमारा प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक निम्न नाम तथा उदाहरण दे। ठीक है, वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं, पारतंत्र कहलाता है। यानी कि ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक दूसरे से क्या है, संबंध स्थापित करते हैं। जब पारतंत्र के 2 घटक होते हैं, एक क्या होता है, जैव घटक, एक अजैव घटक। ठीक है, क्या होता है, एक जैव घटक
जैव घटक में क्या होगा, जैविक घटकों में हरे पौधे हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता वो अपघटक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें जैव घटक और अजैव घटक दो प्रकार है। जैव घटकों में क्या होते हैं, हरे पौधे, उपभोक्ता वो अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैव घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, ये सब क्या है, यह जितने भी निर्जीव कह सकते हैं हम लोग, तो ये सब क्या है, अजैव घटक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। स्टार एक कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि उत्तर है यहाँ पर अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया है, इसको n मानते हैं, तो n बराबर कितना है, 1.5। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल निकालने बोला, देखिए साफ साफ लिखा प्रकाश की चाल कांच में। ठीक है, यहाँ पर चला गया है प्रकाश की, चलिए मान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 18 यहाँ पर होना चाहिए था, 8 यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, v बराबर, तो प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल मानते हैं v, तो इसको निकालना है। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग का दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल ऐसे भी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हम लोग को निकालने बोला है क्या, हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल होता है ना, तो इसको n बराबर c/v होता है, n बराबर c/v, तो v हम लोग को v बराबर क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा। तब नेक्स्ट, तो v बराबर 3 × 10⁸ मीटर बटे 1.5। ठीक है, इसको कर दिए, इसको जब निकालेंगे तो 2 × कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो यह हो गया किसका, प्रकाश की, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, निकालने बोला गया था, तो उसको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल गया। जब इसका मान निकालेंगे तब यह निकल रहा है। निकट दृष्टि दोष 9 नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष, इसके निवारण के लिए प्रकाश का लेंस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन दूर की स्थित वस्तुओं को हम लोग नहीं देख पाते, उसका क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसमें देख साफ साफ लिखा है, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। ठीक है, मायोपिया भी आप लोगों को पूछ सकता है कि मायोपिया क्या है, तो भी इसी का आंसर दीजिएगा। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को अवतल लेंस बने चश्मे का प्रयोग करने से यह दोष समाप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस का चश्मा पहनने से क्या हो सकता है, उसके जो निकट दृष्टि दोष है वह खत्म हो सकता है। ठीक है, उष्माक्षेपी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। उष्माक्षेपी यानी जिस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलती है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कह देंगे जिसमें उष्मा निकलेगी। ठीक है, और उष्माशोषी, शोषी मतलब क्या कर रहा है, अवशोषण करता है। यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि जिसमें ऊर्जा लगता है उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समजातीय सरणी क्या है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परिकारीय समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय सरणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन एक समजातीय सरणी है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, यानी कि यह क्या है, एक समजातीय सरणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के क्या सीमाएं हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या सीमाएं है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण के लिए देखिए कुछ भी दुकान जाते हैं, कुछ भी देखिए साबुन की जगह पर साबुन रखा रहता है, उसके बाद खोजने में आसानी होता है ना, उसमें क्या गुण है, कौन सा क्वालिटी का, सारा चीज़ लिखा रहता है। तो उसी तरह एक मतलब तत्वों के जो है वर्गीकरण के लिए एक मॉडल बनाया था। तो पहले जो बनाया था न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत इस तरह है कि उसमें इसने भी अपना एक मॉडल दिया था परमाणु के तत्वों को किस तरह से वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो इस टेबल में ये टेबल किस तरह बनाया था, जो पेरियोडिक टेबल है इसका नाम दिया था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, इसके सीमाएं क्या है, अष्टक का नियम सिद्धांत ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, यानी कि सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होती है, जो 20 कैल्शियम का कितना परमाणु संख्या है, 20 है ना।
तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होती है। न्यूलैंड से सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा। न्यूलैंड क्या सोचते थे कि 56 तत्व ही भविष्य में है, उसके अलावा और तत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी कितने तत्व हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नए तत्व पाए गए और मिले तत्वों के गुणधर्म के अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नए तत्व पाए गए वो अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते हैं, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो सका, यानी कि न्यूलैंड का जो सिद्धांत है वो सिर्फ हल्के तत्वों के लिए ही है, ठीक है। देखिए जैसे 4 नंबर क्या है, आयरन को कोबाल्ट और निकल दूर से दूर रखा गया, यानी कि जबकि एक ही तत्व मतलब एक ही तरह के तत्व का गुणधर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसके सेम जगह पर रखना चाहिए, लेकिन क्या किया न्यूलैंड ने उसको भी अलग अलग रखा, जिसके कारण से यह जो क्या होगा इसकी सीमाएं हैं उसको नहीं रखना चाहिए था। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई असमानता नहीं थी एक स्तर में रख दिया गया। यानी कि कुछ इसमें क्या हो गया कि जो समान तत्व थे उसको अलग से रख दिया, जो असमान तत्व उसको अलग से रख दिया, मतलब एक साथ रख दिए। तो ये क्या हो गया, ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत का क्या है, सीमाएँ हैं, ये सही से नहीं चल पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयंपोषी स्वपोषी यानी स्वयंपोषी में स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जो खुद मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी, ठीक है। यानी कि वो खुद भोजन को प्राप्त करते हैं उसे स्वयंपोषी पोषण भी कह सकते हैं, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी पोषण जो दूसरों को खाकर जीवित रहते हैं, यानी कि वो विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण के भी कहते हैं, जो लोग दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे पर जीवित रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। इस तरह के जो जीव भोजन करते हैं इसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। और स्वपोषी जो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि स्वपोषी नहीं है, पूरा का स्वपोषी जो इस तरह के जो जैसे इस जो स्वपोषी जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, जो इस तरह के पोषण को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, जो पौधा या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहते हैं, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं इस तरह के प्राप्त पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, इस प्रकार के प्राप्त पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें भी इस प्रकार के प्राप्त पोषण को इसमें भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इस प्रकार के प्राप्त पोषण को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण के। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इस प्रकार के विषम पोषी को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए। 14 नंबर क्या है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें जो PDF है 13 नंबर का थोड़ा सा बनाने में गलती हो गया, उसमें ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने भूल गए थोड़ा सा। लैंगिक एवं अलैंगिक जन्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग उसको लिख लीजिएगा, 13 नंबर को बोल दिए ना, इस प्रकार लास्ट में इसमें भी लिख दीजिएगा। इस प्रकार के प्राप्त पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। 14 नंबर क्या है, लैंगिक एवं अलैंगिक जन्म, ठीक है। अंतर बताने बोला है, तो देखिए 1 नंबर जो पहला है यहाँ से यहाँ तक ये लैंगिक के लिए है, नीचे वाला जो है वो अलैंगिक है। इसमें भी देखिए ये लैंगिक के लिए है, नीचे वाला क्या है, अलैंगिक के लिए, ठीक है। इसी तरह से बता रहे पहले लैंगिक जन्म, नीचे वाला क्या है, अलैंगिक, याद रखिएगा। इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जो लैंगिक जन्म में क्या होता है, नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अलैंगिक जन्म में इस क्रिया में नर मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई किसी का आवश्यकता नहीं होती, दोनों को मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इससे क्या होता है, नर से भी हो सकता है, मादा से भी हो सकता है, इसे, ठीक है। इस प्रकार का जन्म उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। जो लैंगिक जन्म होता है उच्च प्रकार के जीवों में होता है, जबकि अलैंगिक जन्म होता है यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है। जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आंसर है कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, निषेचन क्रिया करने के बाद ही जीव बनता है, जबकि अलैंगिक जन्म में निषेचन की क्रिया कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी में है कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, नए गुण विकसित होता है, जबकि अलैंगिक जनन में कोई नया गुण विकसित नहीं होता है। लैंगिक जन्म में क्या होता है, इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो बीजाणु नहीं उत्पन्न होता, जबकि जो अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय बीजाणु या जैसे फफूंदी में उत्पन्न हो सकता है। जैसे फफूंदी इसका उदाहरण है कि उसमें एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम लोग 14 क्वेश्चन को देखे, इसमें से दीर्घ उत्तर प्रश्नों को नहीं देखे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग 14 यानी यहाँ तक देखे, लैंगिक और अलैंगिक जन्म तक देखे हैं। सेक्शन C हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं,
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सेशन स्टडी। ठीक है, सेट 1 का हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, जिससे आप लोग को पूरी वीडियो मतलब सेट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कितना क्वेश्चन है? 16, 15, 16, 17, ज़्यादा नहीं है, 18, 19। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 को क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसीलिए इसको नहीं लाए हैं। अब थोड़ा सा मिस्टेक कम होगा क्योंकि उस 13 नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन उसमें जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सेशन स्टडी। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।